नमस्ते, गुड इवनिंग। मेरा नाम डॉक्टर निखिल महाजन है। मैं नारायणा हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज पब्लिश के माध्यम से फेसबुक पे लाइव होने का रीज़न है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस कोविड 2019, जिसको कोविड-19 के नाम से आप जानते हैं, क्योंकि पहला केस जो है वो 2019 में जो है वो रिपोर्ट हुआ था। इसके बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ, कुछ मिथ्स हैं जो मैं आपके लिए तोड़ना चाहता हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं आई विल बी ओपन टू क्वेश्चंस। तो बिकॉज इट इज़ अ लाइव सेशन, तो आप जो नीचे कमेंट्स वाला पोर्शन है उसमें क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं, जिनको मैं ट्राई करूँगा एज टू फुल ऑफ माई नॉलेज टू आंसर योर क्वेश्चंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये एक वायरस है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये वायरस फैलता कैसे एक इंसान से दूसरे इंसान में। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट इज़ अ हाईली इन्फेक्टिव वायरस जो एक से दूसरे इंसान में फैलेगा बहुत जल्दी। इसके फैलने के जो तरीके हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है वो है एरोसोल, जो हमारी लैंग्वेज में एरोसोल बोलते हैं। जब कोई इंसान बात करता है, खांसी करता है, छींक मारता है, तो कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो मुंह से और नाक से निकलते हैं। वो हवा में तैर के दूसरे इंसान में जा सकते हैं, जिसलिए आपको बार बार बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, 1 मीटर से दूर रहिए दूसरे इंसान से। सो उसमें जो दूसरे इंसान जब उन्हीं पार्टिकल्स को इनहेल करता है, सो देन इट बिकम्स अ सोर्स। आप उसको लेते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। उसके अलावा इस वायरस को देखा गया है कि जहाँ पे ये वायरस, फॉर एग्जांपल आप कहीं पे बैठे हैं तो खांसी करते हैं, अगर चादर है, बुक है, पेन है, उस पर ये सर्वाइव कर सकता है। और ऑब्वियसली बाद में अगर दूसरा इंसान इसको इस्तेमाल कर, मतलब उसी चीज़ को इस्तेमाल करता है, तो ये वायरस उसको भी फैल सकता है। ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जो इसके स्प्रेड के हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो ये है, जो मोस्ट कॉमन होने वाला है वो नॉर्मल खांसी, नज़ला, ज़ुकाम होने वाला है। पेशेंट को फीवर हो सकता है, कफ हो सकती है, नाक बहना, गले में दर्द होना, ये सब प्रेजेंटेशन जो है वो रहेगी इस वायरस की। ये सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है, जिसको आप अपर नॉर्मल लैंग्वेज में अपर रेस्पिरेटरी कैटार बोलते हैं। ये होगी और पेशेंट ठीक हो जाएगा। इसके अलावा एक स्पेक्ट्रम है जो कि नॉर्मल नज़ला ज़ुकाम से स्टार्ट होके पेशेंट को निमोनिया हो सकता है। अगर निमोनिया होगा तो वो एक लंग का भी हो सकता है और दोनों लंग्स का भी हो सकता है। वैसे पेशेंट को यूजुअली एडमिशन चाहिए होता है वार्ड में या आईसीयू में। उसके बाद वो इन्फेक्शन ब्लड में फैल सकती है, जिसको हम सेप्सिस बोलते हैं, जिसकी वजह से भी अदर ऑर्गन्स कैन गेट इन्वॉल्व, लाइक किडनीज, गुर्दे खराब हो सकते हैं, लिवर खराब हो सकता है, एंड फाइनली बीपी फॉल कर सकता है, जिसको हम सेप्टिक शॉक बोलते हैं, जिसमें वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट भी जो है वो हो सकती है। ये सब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो है स्पेक्ट्रम है, बट ज़्यादातर पेशेंट जो है वो सिंपल अपर रेस्पिरेटरी कैटार से ठीक हो जाएंगे। बट हाँ, क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी कैटार होता है तो वो खांसी आप करते हैं तो दूसरा इंसान को ये इन्फेक्शन हो सकती है। सो प्रिवेंशन, उसके लिए जो प्रिकॉशंस हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आई सी द क्वेश्चन एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम। ओके, सो जो पहला क्वेश्चन है वो है, विल समर हीट किल द वायरस? क्या गर्मी से इस वायरस को कोई असर आएगा? डायरेक्टली अगर आप इनडायरेक्टली देखें तो ये वायरस जो है वो एक वायरस से रिलेटेड है, कज़न बोल सकते हैं। जो सार्स हुआ था आज से काफ़ी साल पहले, चाइना से स्प्रेड हुआ था, ये वायरस उसी का कज़न वायरस है। जो स्टडीज़ थी, जो डाटा है, उसने जो उस टाइम पे सार्स के टाइम पे शो किया था वो ये था कि जब हांगकांग में 27 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होना शुरू हो गया तो केसेस जो है वो एब्रप्टली फॉल कर गए थे चाइना में। वहीं पे अगर आप बाकी कंट्रीज़ में देखते थे, लाइक फॉर एग्जांपल नीदरलैंड, जो ठंडी कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर था वो कम था, वहाँ पे वो वायरस ज़्यादा देर के लिए ज़िंदा रहा था। सो अगर हम पुराने डाटा की साइड से जाते हैं तो यस, जैसे जैसे ये गर्मी बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स जो वायरस है
उसका जो असर है और जो उसका फैलना है वो कम होना चाहिए। ऑब्वियसली ये सब स्पेकुलेशंस हैं अभी के लिए, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट, ये एक तरह का पहला पेंडेमिक है जो कोरोना वायरस जो है वो फर्स्ट टाइम फैला है। सो अब बोलना मुश्किल रहेगा, बट येस जो अगर हम पुराना डाटा देखते हैं तो वो फेवर करता है कि जो कंट्रीज़ गर्म हैं, अगर आप इस वायरस को देखेंगे कि कौन सी कंट्रीज़ में ज़्यादा असर किया है, ज़्यादा फैला, वो एक स्पेसिफिक लैटिट्यूड है ग्लोब पे। अगर आप उसको देखना चाहें तो सब ट्रॉपिक्स, जिसमें जहाँ पे टेम्परेट जोन जिसको हम बोलते हैं इन अदर लैंग्वेज, वहाँ पे ये ज़्यादा कॉमन है और ज़्यादा इसका जो इम्पैक्ट था वो देखा गया है। सो एंड इंडिया में अगर आप अभी भी देखें तो केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं और डेथ टोल भी उतना हाई नहीं है। तो मुझे लगता है कि गर्मी ऑलरेडी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इंडिया में। Okay, now second question is coronavirus life threatening? Now life threatening, see, इसके लिए भी जो पुराना डाटा है आपको उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आप कोरोना वायरस का जो मोर्टेलिटी रेट देखें जो WHO ने स्पेसिफाई किया है, वो अराउंड वो 3 से 3.5 के बीच में है, 3 से 3.5%। मतलब अगर 100 लोगों को हो रहा है तो एक्सपेक्टेडली 3 से 3.5 लोग जो हैं वो मतलब वी कैन लूज देम। यही अगर टोल आप इटली में देखते हैं तो इट वाज मोर देन 10%। जर्मनी में देखेंगे तो लेस देन 1%। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिया के लिए, जो इंडिया में इस टाइम पे जो डेथ टोल है उस हिसाब, जो केसेस हैं उस हिसाब से अभी इंडिया में जो मोर्टेलिटी रेट है वो 2.5% है। ऑब्वियसली अभी केसेस बहुत कम है, डेथ्स बहुत कम है, तो बताना कि कितने % है वो बहुत मुश्किल रहेगा। बट स्टिल जो अभी का रेट है वो अराउंड 2.5% है, जो कि ऑब्वियसली WHO के साथ मैच कर रहा है, चाइना के साथ मैच कर रहा है हमारा जो रेट है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं चाहता हूँ यहाँ पे आपको बताना, और क्योंकि जो लोगों को पता नहीं होगा, बिकॉज इटली की डेथ से लोग बहुत परेशान हुए थे। इटली में जो एवरेज एज है पेशेंट्स की जिनकी डेथ हुई है वो इट वाज 82, 82 साल। नाउ और उससे भी इम्पोर्टेंट ज़्यादा पॉइंट ये है कि मोर देन 99% केसेस में उनको कोरोना वायरस के साथ और कोई बीमारी भी थी। 99% केसेस में कोई और बीमारी भी थी उनको, फॉर एग्जांपल हार्ट की, लिवर की, किडनी की। सो ये बोलना कि वो डेथ्स कोरोना वायरस से ही हुई हैं बहुत मुश्किल है। वहाँ से अगर आप जर्मनी को देखते हैं तो उनमें उनकी एवरेज एज जो थी वो 40 से 45 थी। सो वहाँ पे डेथ रेट वाज लेस देन 1%। सो ऑब्वियसली इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग, बट इतनी ज़्यादा डेथ्स जो इटली में देखी गई हैं, मुझे लगता है कि वो उसको सीधा बोल देना कि वो कोरोना वायरस की वजह से हुई थी बहुत मुश्किल है। इंडिया में इफ़ यू सी द मीडियन एज जो हमारी इंडिया में है वो अराउंड 26-27 है, मतलब 25 से 30 के बीच में है 2015 के सेंसस के हिसाब से। सो बिकॉज वी हैव अ वेरी यंग पॉपुलेशन, तो मुझे लगता है कि इसका इंडिया में जो लाइफ थ्रेटनिंग इम्पैक्ट होने वाला है वो बहुत कम होने वाला है। और जो भी हम देख भी रहे हैं केसेस उस तेज़ी से फैल भी नहीं रहे हैं और मोर्टेलिटी भी उतनी ज़्यादा है नहीं। मुझे लगता है कि केस हम काफ़ी ज़्यादा चेक हो रहे हैं, केसेस काफ़ी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं एंड बहुत माइल्ड इलनेस के साथ पेशेंट जो है वो रिकवर भी कर रहे हैं। सो मोर्टेलिटी इज़ नॉट दैट हाई एंड सो इतना डरने का बिल्कुल। इफ़ यू सी इंडिया में जो अदर कॉजेज़ हैं, फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस, मतलब उससे एक दिन में 2000 डेथ्स हो जाती हैं। सो कोरोना वायरस ने इतने दिन हो गए, अराउंड 100 डेथ्स हुई हैं। सो आई डोंट थिंक इतना वरीसम और इतना लाइफ थ्रेटनिंग इंडिया में ये होने वाला है। सो वी शुड बी रिलैक्स्ड। ओके, अनदर क्वेश्चन। ओके, नाउ इट कम्स कि यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गवर्नमेंट ने अभी और हमारे ऑनरेबल LG साहब ने भी, दे हैव मेड मास्क मस्ट। नाउ इस पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से आप मतलब डेली व्हाट्सएप पे, सबसे ज़्यादा हम लोग व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं। व्हाट्सएप पे पढ़ने में भी आया कि ये जो सुपरमार्केट्स हैं जहाँ पे सब्जियाँ होती हैं वहाँ पे इट कैन सर्वाइव फॉर 7 days, किसी चीज़ पे भी इट कैन सर्वाइव फॉर 9 to 10 hours। सो इट इज़ जो इस पे जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, मैं उसको एक्सपेरिमेंट बोलना चाहता हूँ, स्टडीज़ नहीं। US में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उसमें देखा गया कि हाँ जी, वायरस जो है वो सर्वाइव कर रहा है 3-3, 4-4 घंटे के लिए।
क्लोज कंपार्टमेंट है, अगर इंसान खांसता है तो वो वायरस जो है वो जिंदा रह रहा है बुक पे, टेबल पे। जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली, वो ये है कि वो वायरस वहाँ पे जिंदा है, ठीक है। क्या वो इन्फेक्टिव है या नहीं वो हमें नहीं पता। सी, एक वायरस कहीं पे वो जिंदा रह रहा है, वो बाहर जिंदा है, वो यहाँ नीचे पड़ा है और वो जिंदा है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि एक बार ही वो किसी चीज़ पे पड़ा है, वो जिंदा है 3 घंटे के लिए, क्या वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है? वैसा कोई डाटा हमारे पास नहीं है। जो एक्सपेरिमेंट था वो सिंपल ये था कि वायरस सर्वाइव कितनी देर तक कर सकता है किसी चीज़ पे। हाँ, वो वहाँ पे रह के आपको री इन्फेक्ट कर सकता है या नहीं, उस पर अभी तक कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं है। एंड ऑफ कोर्स उसकी इन्फेक्टिविटी उस टाइम पे जो है वो वायरस के प्रोटीन, वायरियन भी से जो प्रोटीन होता है ब्रेक्स, सो उसकी इन्फेक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। सो मास्क पहनना ज़रूरी है। एंड बट ये बोलना कि नहीं मास्क पहनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम बात भी करते हैं तो हम एरोसोल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें ये नहीं कि आपको खांसने की या जुकाम छींकने की ज़रूरत उसमें आपको नहीं है। सो बट वो वायरस जिंदा रहेगा, कहीं पे पड़ा हुआ आपको इन्फेक्ट करेगा या नहीं ये हमें नहीं पता। मास्क आप पहन रहे हैं एरोसोल प्रोडक्शन से बचने के लिए। जब आप किसी से बात करते हैं तो आप एरोसोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई और भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो आपको इफेक्ट ना कर दे उसके लिए हम जो है वो मास्क पहनना जो है वो रिकमेंडेशन दी गई है। नॉट बिकॉज कि आप ये सोचें कि ये तो वायरस यहाँ पे जिंदा है, आप किसी चीज़ को टच करेंगे तो ये आपको हो ही जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ये ऑब्वियसली यूएस बेस्ड एक्सपेरिमेंट था, बट इट वाज जस्ट फॉर द सर्वाइवल कि वायरस जिंदा रहेगा या नहीं, वो आपको इन्फेक्ट करेगा या नहीं करेगा, दैट इज स्टिल नॉट नोन। Okay, then again I have one question. Yes, so that is it. मैंने जो बताया वो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है कि फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे, न्यूज़पेपर में, करेंसी नोट्स पे क्या ये वायरस। सी, मैंने आपको फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वायरस इन चीज़ों पे सरवाइव कर सकता है, उस चीज़ का हमारे पास डाटा है, एक्सपेरिमेंट है। आपको ये इन्फेक्ट करेगा या नहीं करेगा ऐसा कोई डाटा नहीं है। एंड वायरस विल एक्चुअली डाई डाउन। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे पड़ा हुआ है तो वो आप उसके पास जाके उसको इनहेल तो नहीं करने वाले हैं। सो एंड उसको अगर आप उसको वहाँ पे हाथ लगा के अगर आप अपने नाक के पास वो हाथ लेके जाने वाले हैं, येस, देन इट कैन बी प्रॉब्लमैटिक। बट वो सिर्फ वहाँ पे जिंदा है, आपको वो इन्फेक्ट करेगा नहीं करेगा इसका अभी तक कोई हमारे पास एक्सपेरिमेंट नहीं है। सो प्लीज़ डू नॉट वरी एंड डू नॉट बी अपने आप में स्ट्रेस ना लें। फिर से ये क्वेश्चन जो है वो गर्मी को लेके, समर को लेके फिर से आया है। सो समर इज़, जैसे मैंने आपको बताया कि जो डाटा है अभी भी जो इंडियन सिनेरियो है उसमें गर्मी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। हमें जो है इन्फेक्शन रेट हमारा कम है, डेथ रेट हमारा कम है। ऑब्वियसली लॉकडाउन का उसमें इंपॉर्टेंट रोल है, बट गर्मी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो सार्स था उसमें जो जब चाइना में 27 जो एक स्टडी थी उसमें जब डाटा ने शो किया कि जब 27 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया था तो जो सार्स है उसका रेट जो है वो एकदम से फॉल कर गया। उसका रीज़न ऑफ कोर्स यही था कि वायरस जो है वो वायरस डाइज डाउन, वायरस मर जाता है, प्लस उसकी जो इन्फेक्शन का जो रेट है, वो फैलने का, इन्फेक्टिविटी का जो उसका जो रेट है वो कम हो जाता है। एंड जैसे मैंने आपको फिर से बताया कि जिन कंट्रीज में टेम्परेचर कम था वहाँ पे वो स्टिल इट रिमेन्ड। एंड यू कैन सी यूरोप में, यूरोप इज़ यूजुअली अ कोल्डर प्लेस, वो ठंडी जगह है। वहाँ पे ऑल्दो देयर वर अदर रीजंस ऑल्सो, बट वहाँ पे वो बहुत तेज़ी से फैला और उसका डेथ टोल भी था वो भी बहुत हाई था। बट इंडिया में वहीं पे जो है बिकॉज वी हैव अ यंग पॉपुलेशन, गर्मी ज़्यादा है तो इन्फेक्टिविटी रेट भी कम है, प्लस डेथ रेट भी जो है वो कंपैरेटिवली कम है। इनफैक्ट WHO ने जो बोला है कि 3.5% है, उससे भी कम चल रहा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉक्स कैन बी डन व्हेन पीपल आर नॉट ऑन द वॉकिंग ट्रैक। ऑफ कोर्स वॉक्स आप कर सकते हैं, वॉक करना। अब तो बिकॉज यूनिवर्सल मास्क आपको बोल दिया गया कि आपने बाहर निकलना है तो आपने मास्क पहनना, चाहे वो कोई भी हो,
आप कहीं भी जा रहे हैं। सो मास्क पहन के आप वॉक कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो उस वॉकिंग ट्रैक में जो आपने चीज़ ध्यान रखनी है वो यही है कि आप जो सोशल डिस्टेंसिंग को ब्रीच नहीं कर रहे हैं, एंड जो लॉकडाउन जो आप उसको ब्रीच नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप किसी सोशल वॉक वे पे जाते हैं देन पुलिस इज़ अलर्ट एंड आर्मी इज़ ऑल्सो अलर्ट। आई डोंट थिंक वो आपको अलो करेंगे वहाँ पे जाने के लिए। सो अगर आप सेफ्टी एस्पेक्ट से पूछते हैं तो हाँ, अगर आप मास्क पहन के जा रहे हैं तो आप सेफ हैं, यू आर नॉट शेकिंग है, आप किसी से हाथ नहीं मिला रहे, आप किसी के साथ खड़ो के वहाँ बातचीत नहीं कर रहे, अपनी वॉक करके आप निकल जाते हैं, तो यस यू आर सेफ। अगेन जो दूसरा क्वेश्चन फिर से एक बारी डेथ टोल को लेके फिर से लोग पूछना चाह रहे हैं। डेथ्स जो हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया में जो डेथ अभी भी डेथ की जो मोर्टेलिटी जो डेथ रेट है वो बहुत कम है कोरोना वायरस की वजह से। जिन कंट्रीज़ में ज़्यादा था उसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि इटली में उसका 10% होने का रीज़न सबसे बड़ा ये था कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ओल्ड थी, और मैक्सिमम जो पेशेंट जिनकी whom we lost were having other diseases as well, comorbidities जिसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, वो भी थी उनको। तो यस, एंड जर्मनी में ऑन द अदर हैंड जहाँ पे यंग पॉपुलेशन थी विद एवरेज एज बिटवीन 40 and 45, वहाँ पे जो डेथ रेट है वो लेस देन 1% है। सो यस, जो अभी डेथ इंडिया में अगर आप देखते हैं तो वो बहुत कम है, और केसेस भी कंपैरेटिवली कंपेयर टू वेस्ट एंड टू यूरोप बहुत कम है। So we are doing very good. We are doing very good in this. ओके, सो इसके अलावा जो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए, कुछ 2-3 मिथ्स और हैं जो इंडियन पॉपुलेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा अभी जोड़े जा रहे हैं कि हम लोग BCG वैक्सीनेशन हमें मिलती है बचपन में ट्यूबरक्लोसिस के लिए। जो इंडिया में हमारा IAP प्रोग्राम है उसके अंतर्गत सबको ही जब हम पैदा होते हैं तो BCG वैक्सीनेशन जो है वो मिलता है। बोला जा रहा है कि BCG जिसको BCG वैक्सीनेशन लगा है उसको के जो चांसेस हैं उसकी वजह से कोरोना वायरस इंडिया में कम हो रहा है। आई डोंट थिंक दैट हैज़ गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल राइट नाउ, बिकॉज जिस स्टडी को देख के हम ये चीज़ को स्पेकुलेट कर रहे हैं वो एक US अमेरिका बेस्ड स्टडी हुई है। उसमें जो डाटा इस्तेमाल हुआ है दैट इज़ नॉट वेरी गुड डाटा। सो बिल्कुल उस पर बिल्कुल हम उसको अपने ओपिनियन में बिल्कुल उसको घुसा लें कि नहीं हम तो बिल्कुल BCG वैक्सीनेटेड हैं इसलिए हम लोग सेफ हैं, ऐसा नहीं है। सो आई डोंट थिंक दैट इज़ अ गुड आइडिया। उसको अपने आप में लेके चलना कि नहीं इट वॉज अ वेरी गुड आइडिया, ऐसा नहीं है। एंड उसके अलावा जो दूसरी चीज़ बहुत कॉमनली उठ रही है वो ये है कि जो वायरस है दैट इज़ वायरस जो इंडिया में आया है वो वीक है। नाउ आई टेल यू वन थिंग, उसमें भी जो डाटा है दैट इज शोइंग कि जो वायरस बेसिकली वायरस ने हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं जाके चिपकना है। सो जो उसके लगने वाले जो हमारे साथ चिपकने वाले जो उसके प्रोटीन्स हैं, कुछ स्टडीज़ ये शो कर रही हैं कि वो जो प्रोटीन्स हैं वो वीक हो गए हैं, बट दैट अगेन इज़ वेरी डिफिकल्ट। बहुत मुश्किल है ये बात बताना कि वो उस वजह से हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया में नहीं फैलने के रीज़न जो हैं वो कुछ और हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो हमारी जो पॉपुलेशन है, मैंने आपको बताया कि वो बहुत यंग है, मीडियन एज मैं बार बार बता रहा हूँ इट इज़ बिटवीन 25 and 30 जो 2015 का हमारा डाटा था। तो वी आर ए कंपेरेटिवली वेरी यंग पॉपुलेशन। तो यंग पॉपुलेशन में वायरस अगर किसी को हो भी रहा है तो वो शायद सिंपल नज़ला जुकाम होकर ठीक होता जा रहा है। सेकेंड इज़ जो मैंने आपको हीट वाला जो टेम्परेचर का मैंने आपको बताया कि बिकॉज हमारा जो जोन है वो काफ़ी गर्म है, हम लोग और गर्मी जो है वो दैट इज़ प्लेइंग अ मोर इम्पोर्टेंट रोल हमारे इंडियंस के केस में। ओके, नाउ राशन जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, राशन किसी की भी गरीब की हेल्प करना है, इट इज़ गुड। अगर आप बाहर मतलब हम इसको बहुत इंटेलिजेंट वे में कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है रोड साइड पे या कहीं पे उस राशन को लगा देना या किसी ग्रिल पे उसको टांग देना ताकि वहाँ से गरीब कोई नीडी आदमी जो है वो वहाँ से उसको ले ले, दैट इज़ अ बेटर आइडिया रादर दैन आप 10 लोग फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए अगर आप खड़े हो जाते हैं और
100 लोगों की भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। ये मतलब आई पर्सनली फील ऑल्दो इट इज़ मोर पॉलिटिकल, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, बट मैं सोशल डिस्टेंसिंग जो जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि दूर रहना है, मुझे लगता है हमें वो फॉलो करना चाहिए रादर दैन आप 100 लोग इकट्ठे होकर अगर आप राशन बांटना शुरू हो जाते हैं, दैट इज़ ऑब्वियसली नॉट अ गुड आइडिया। ओके, सो एक क्वेश्चन है कि ये यंग लड़के लड़कियों में सिम्टम्स क्योंकि कम होते हैं, तो वो कैरियर्स बन के घूम रहे हैं। सो क्या हम उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहते हैं? सी इसमें मेरे मैसेज देने से या नहीं देने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज अभी तो बिकॉज वी आर इन अ लॉकडाउन सिचुएशन, सो आपको बाहर घूमना ही नहीं है। यस, अगर आप ये वायरस यंग पॉपुलेशन अगर कहीं से एक्वायर करती है, अगर किसी की हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल है तो उसको खुद ही आगे आना चाहिए, और बाकी गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट थिंग्स। मुझे नहीं लगता कि इसमें मतलब आई एम एनीवन टू टेल यू एनीथिंग अबाउट इट। इसके अलावा जो वैक्सीन है, वैक्सीन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोज़ एक व्हाट्सएप पे मैसेज सर्कुलेट हो जाता है कि आज उसकी वैक्सीन बन गई, इसने बना दी। सी वैक्सीन बनने में टाइम लगता है, एंड ऑब्वियसली मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, क्योंकि वर्ल्ड ओवर हमारी पोजीशन अभी ऐसी है, पूरे वर्ल्ड की पोजीशन ऐसी है कि कोई भी जो दवाई होती है, वैक्सीन होती है, उसको कुछ फेजेस के थ्रू जो है वो निकलना होता है। इट हैज़ टू पास थ्रू सर्टन फेजेस। अगर उन फेजेस से जब वो निकल रही होती है, अगर हम उन फेजेस को शॉर्ट कर सकते हैं, वी कैन बी मोर लिबरल। मतलब उसको मार्केट में लाना, वैक्सीन को बना के मार्केट में लाने के लिए हम लोग जल्दी कर सकते हैं। वो दैट गवर्नमेंट हैज़ टू टेक केयर ऑफ दैट, बट ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आ गई है और वी आर रेडी टू यूज़ इट, ऐसा कुछ अभी है नहीं, इट विल टेक सम टाइम। सो वैक्सीन मैंने आपको बता दिया। मेडिसिन, यस, मेडिसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिसिन के बारे में जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि प्रोफाइलेक्सिस में हेल्थ केयर पर्सोनल्स होते हैं, जो डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेस, उनके लिए वी हैव उनके लिए कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो आई हैं अभी रिसेंटली, जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो दिया जा रहा है, एंड उसकी जो डोज होती है वो 400 mg जो सुबह शाम आपने देनी है फर्स्ट डे पे, और उसके बाद हफ्ते में एक टेबलेट जो है वो लेनी है, उस डोज से उसको भी लिया जा रहा है। उसके अलावा अभी रिसेंटली एक और जो स्टडी हुई है, उसमें आइवरमेक्टिन एक दवाई है, वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो क्लोरोक्विन आप जो हम यूज़ कर रहे हैं दवाई, वो मलेरिया में इंडिया में इसलिए बनती है बहुत कॉमनली क्योंकि इंडिया में मलेरिया बहुत कॉमन है। सो इंडिया की जो प्रोडक्शन है क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की, वो बहुत हाई है। सो इसीलिए जो यूएस है, यूएस भी हमसे इंपोर्ट करना चाहता है, एंड रिसेंटली इट वाज ऑन इन द न्यूज़ की यूएस प्रेसिडेंट वांट्स कि मोदी जी जो है वो मेडिसिन को रिलीज़ करें, बट ऑब्वियसली उन्होंने हमारी अपनी कंट्री के जो हेल्थ पर्सनल्स हैं उनको चूज़ किया है ओवर दैट। जो दूसरी ड्रग मैं आपको बता रहा था वो आइवरमेक्टिन है। आइवरमेक्टिन भी जो है हम इट इज़ ऑल्सो एंटी पैरासिटिक ड्रग, जो कि पेट की इन्फेक्शंस, जो नॉर्मल इन्फेक्शंस होती हैं उसमें नहीं है, जब पेट में बोलते हैं कीड़े हो जाते हैं, उसी तरह की बीमारी में वो दवाई भी यूज़ होती है, बट उस पर अभी कुछ गाइडलाइंस नहीं आई हैं, सो आई कैन नॉट टेल यू एनी फर्दर ऑन दैट। ओके, सो एक और बात जो बहुत कॉमनली इस टाइम पे उठ रही है वो ये है कि क्या इसका एक सेकेंड राइज भी होगा, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट राइज, ये पहली बारी जो है वो बढ़ रहा है। सेकेंड राइज किसी भी बीमारी का जो है वो आता है। अगर आप इंडिया में डेंगू को देखेंगे तो डेंगू वॉज लाइक दैट कि पहले साल जब हुआ तो सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं थे, जब सेकेंड टाइम हुआ तो सिम्टम्स बहुत ज़्यादा थे। डेंगू इज़ एंटायरली अ डिफरेंट थिंग, उससे हमें इसको बिल्कुल भी रिलेट नहीं करना है। लोग बहुत परेशान हैं कि इसकी जो सेकेंड वेव आएगी वो तो और ज़्यादा खतरनाक होगी। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता, बिकॉज तब तक हम जिन लोगों को ये हुआ होगा उसमें उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो गई होगी, सो एंड इट विल बी अ लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा चंक होगा पॉपुलेशन का जो ऑलरेडी इम्यून होगा, तो सेकेंड वेव उतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं होगी। प्लस
बिकॉज हमने फर्स्ट वेव देख ली है, हम लोग उससे समझदार हो गए हैं, क्या क्या करना है, क्या क्या तरीके हैं, वो सब जो है वो पहले ही अब हम ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं इस चीज़ को मैनेज करने के लिए. सो मुझे लगता है कि सेकेंड वेव जो है वो हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी. सो ये जो क्वेश्चन अभी आया है कि 60 ईयर्स से ज़्यादा लोगों में ये हो रहा है, ऐसा नहीं है. हो तो ये किसी में भी सकता है, मतलब यंग एज, ओल्ड एज, बच्चों में किसी में भी हो जाता है. बट क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया इटली का एग्जांपल देके कि वहाँ पे डेथ रेट जो है वो 10 to 11% रहा, 15,000 से भी ज़्यादा जो है वहाँ पे डेथ्स हो गई. तो जो चीज़ वहाँ से हमने समझी वो ये थी कि वहाँ पे एवरेज एज जो थी वो 82 ईयर्स थी. तो अगर ज़्यादा उम्र के लोगों में ये हो जाता है तो देन इट इज़ वेरी टफ टू कंटेन इट. मतलब उसको ट्रीट करना या ऐसे लोगों को मैनेज करना, इट इज़ बिकॉज उसमें सिविरिटी ऑफ डिजीज़ जो है वो ज़्यादा है, और क्योंकि उन लोगों को और भी बहुत बीमारियाँ होती हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट उसमें सुपर इम्पोज हो जाना कोरोना वायरस का. दैट वॉज डेडली इन इटली, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मोर देन 99% पेशेंट्स में वहाँ पे देयर वर अदर कोमोबिडिटीज एज वेल. मतलब उन लोगों को वैसे ही कोई क्रॉनिक एलिमेंट चल रही थी. सो ये बोलना कि नहीं वो 60 ईयर्स से ज़्यादा के लोगों में ही होगा, इट इज़ नॉट राइट. बट हाँ, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये इसका जो पेशेंट का सर्वाइवल है वो कम हो जाता है. सो अगेन इसमें मैं इंडिया के लिए बताना चाहूँगा कि हमारी जो यंग एज, मीडियन एज इज़ 26 और 27, मतलब 50% से लोग तो इससे छोटी उम्र के हैं. सो जितने यंग हैं हमारे लोग, उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि हम लोग जो है इस पीरियड को ईजिली टाइड ओवर करेंगे. क्वेश्चन ये है कि क्या ये वायरस कभी ख़त्म भी हो जाएगा या फिर ये इंडिया में हमेशा रहेगा. देखो, कभी भी कोई बीमारी किसी को भी होती है तो उसके साइलेंट कैरियर्स हमेशा से रह जाते हैं. वो कहीं ना कहीं पे जो है वो सर्वाइव किसी ना किसी इंसान में एज अ वायरस जो है वो सर्वाइव कर जाता है. बट मैंने क्योंकि आपको बताया कि ये क्वेश्चन इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोगों को लगता है कि ये सेकेंड फेज़ फिर से आएगा और वो बहुत मुश्किल होगा ये मैनेज करने के लिए. ऐसा नहीं है, बिकॉज मैंने आपको बोला कि बिकॉज हम समझदार हो गए हैं पहले अटैक से ही. और दूसरा ये कि बहुत बड़ा एक चंक ऑफ पॉपुलेशन होगा जो इम्यून होगा. सो इम्यूनिटी विल प्ले अ रोल, बट ऑब्वियसली इट विल प्ले अ रोल इन द सेकेंड फेज ऑफ कोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है कि फीवर गोज हाई इन बिगनिंग एंड लेटर ऑन इन दिस डिजीज. ऐसा कुछ नहीं है. जो चाइनीज डाटा है दैट हैज़ शोन कि जो बुखार है वो 40 से 60% लोगों में हुआ था. टॉन्सिल्स की एनलार्जमेंट जो थी वो 30-40% पेशेंट्स में थी. सो ये बोलना कि नहीं पहले फीवर होगा बाद में फीवर होगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो नॉर्मल खांसी नज़ला ज़ुकाम की तरह स्टार्ट होगी. हो सकता है वो उसी में ख़त्म हो जाए. हो सकता है आपको पता भी ना लगे आपको ये इन्फेक्शन हुई थी और आप ठीक हो गए हैं. और हो सकता है ये इतनी बढ़ जाए कि किसी भी इंसान को वेंटिलेटर पे जाना पड़ जाए. सो ये जो स्पेक्ट्रम है, मैंने आपको पहले भी बताया कि खांसी नज़ला ज़ुकाम से लेके सेप्टिक शॉक जिसमें वेंटिलेटर की इस सब की ज़रूरत पड़ सकती है, वहाँ तक ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो है वो स्पेक्ट्रम जो है वो वेरी करेगा. बहुत मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताया, कोमॉर्बिडिटीज़, एज, उन सब पे ये जो है निर्भर करने वाला है. सो डेमोग्राफिक्स जो होते हैं वो हर देश के अलग अलग होते हैं. एज क्या है हमारी बीटीएन, हम मेल ज़्यादा हैं, फीमेल ज़्यादा हैं, कौन सी बीमारी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है. सो अगर हम अपनी जो यहाँ पे इंडिया में जो बीमारी हो रही है उसको एग्जैक्टली वेस्ट के साथ या फिर यूरोप के साथ बिल्कुल उसको मैच कर दें और उसी को हम यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट कर दें कि हमें इतने लोगों को बीमारी हो जाएगी, इतनी डेथ्स हो जाएंगी, ऐसा नहीं है. बिकॉज हर एक देश में डिफरेंट डेमोग्राफिक्स होते हैं. सो जिसकी वजह से सर्वाइवल और ये सब जो है वो डिफरेंट होता है. ओके, वायरस की वैक्सीन बनेगी या नहीं, मैंने पहले भी बताया. इसकी वैक्सीन तो हर एक चीज़ की, हर एक ऑर्गेनिज्म की सूनर और लेटर बनी जाती है. वैक्सीन बन जाएगी.
बट ये फर्स्ट फेज में अभी बाहर आएगी या नहीं आएगी इसको कहना बहुत मुश्किल है। इवन इफ अगर ये बन जाती है, किसी भी दवाई को या फिर वैक्सीन को 4 फेजेस से गुजर के मार्केट में आना रहता है। सो मतलब आई अंडरस्टैंड कि दे विल मेक इट मोर लिबरल वर्ल्ड में, बिकॉज इस तरह के पैंडेमिक में आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इम्यून रहें, तो आप थोड़ा लिबरल हो सकते हो वैक्सीन को बाहर निकालने में। बट ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में या एक हफ्ते में बाहर आ जाएगी। इट्स वेरी टफ टू से दैट। सो एंड दूसरी बात जो वैक्सीन से ही रिलेटेड है वो ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोगों का एक मिसकॉन्सेप्शन है कि BCG वैक्सीन जो है उससे दूसरी एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि इंडिया में तो हमें पहले बहुत ज़्यादा वायरसेस से हम इन्फेक्ट हुए होते हैं, तो वायरल तो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, हमें तो हर 2 महीने में एक बार ही वायरल हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे बच्चों को भी हो जाता है, बड़ों को भी हो जाता है, हम तो ठीक हो जाते हैं 3-4 दिन में वायरस से। तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो बहुत स्ट्रांग है। ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज अगर आप एग्जांपल लेते हैं ट्यूबरक्लोसिस का, हमारे यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस इतना ज़्यादा कॉमन है कि हर 5वें इंसान को ट्यूबरक्लोसिस है। बट हम इतने इम्यून तो नहीं हुए कभी ट्यूबरक्लोसिस से। अब आज भी वी आर लूजिंग 2000 पेशेंट्स पर डे बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। सो ये सोचना कि नहीं हम लोग इम्यून हैं, हम लोग तो बिल्कुल ठीक रहेंगे आगे भी, और मतलब हमारी इम्यूनिटी ही अच्छी है इसीलिए हम वायरस से बच रहे हैं, आई डोंट थिंक सो। ये कहना जो है वो इस टाइम पे बहुत गलत होगा। सो अगेन 2 पॉइंट्स मैं फिर से उस पर फिर से बोलना चाहूँगा गर्मी को लेके कि येस हीट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। गर्मी इम्पॉर्टेंट है, और टेम्परेचर जो है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एक्सपेक्टेडली हमारे यहाँ पे ऑलरेडी गर्मी इज़ प्लेइंग अ वेरी गुड रोल। हीट टेम्परेचर इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे हो रहा है टेम्परेचर का। केसेस उतने ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैल रहे और डेथ्स भी उतनी ज़्यादा नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो टेम्परेचर है, बिल्कुल है। और दूसरा जो मैं आपको बोलना चाहता था कि हाँ क्या ये वायरस से डेथ हो सकती है, हो भी सकती है तो कितनी होगी, क्या होगा। सो वायरस से डेथ हो सकती है, बट ऑफ कोर्स उतनी हमारे यहाँ पे अभी भी मोर्टेलिटी जो है वो बहुत कम है, लेस देन जो WHO ने प्रिडिक्ट की है या जो कैलकुलेट की है बाकी देशों में, उससे एवरेज से अभी भी हम नीचे चल रहे हैं, हम नीचे की तरफ ही हैं, हमारी मोर्टेलिटी यहाँ पे कम है। सो बिकॉज मैंने आपको बताया कि अलग अलग देश का अलग अलग डेमोग्राफिक पैटर्न रहता है। सो उसमें आपको इन्फेक्शन किस रेट पे होगी, आप कितने लोगों को ज़रूरत पड़ेगी वेंटिलेटर की, कितनी की डेथ होगी, वो बहुत वेरी करने वाला है अलग अलग कंट्रीज़ में। और इंडिया में अभी तक जो है वो बहुत अच्छे से उसको कंटेन किया गया है। देयर इज़ वन क्वेश्चन कि कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं छोटे बच्चों के लिए रिगार्डिंग कोरोना प्रिवेंशन। छोटे बच्चों का जो प्रिवेंशन का जो प्रिवेंशंस जो हैं वो सबके लिए सेम है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वाज द लॉकडाउन कि आप उसको फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, अपने हाथों को बार बार धोएं सोप वाटर से वो 20 सेकेंड, या फिर आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र कोई जो है वो आप यूज़ करें। बच्चों में ऑफ कोर्स आप बाहर ना जाएं इस वक्त, ट्राई टू बी एट होम। एंड अगर आप खुद बाहर जाते भी हैं तो जो बाहर से लाई हुई चीज़ें हैं उनको एकदम से बच्चों को एक्सपोज ना कर दें। ऑल्दो मैंने आपको पहले भी बताया है और मैं फिर से बताना चाहूँगा कि ये किसी चीज़ पे ये वायरस जिंदा रहता है, इट इज़ जस्ट एन एक्सपेरिमेंट जो USA में हुआ था। मैं बार बार बताना चाहता हूँ, इट वॉज लाइक एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें देखा गया था 3 घंटे तक वायरस जिंदा रहा था किसी चीज़ पे, पर हाँ उसी वायरस ने उसको किसी को बाद में इन्फेक्ट किया, उस पर कोई डाटा नहीं है। सो वायरस कहीं पे भी कितनी भी देर जिंदा रहे दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या वो हमें इन्फेक्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है। सो प्लीज़ अभी आप उस चीज़ से डरें ना, अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को कि वायरस का आपको इन्फेक्ट करना एक अलग चीज़ है। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो एरोसोल्स है, और जिसके लिए यूनिवर्सल मास्क जो है वो बोला गया है, रिकमेंड किया गया है। Okay, so can bathing in hot water prevent COVID-19? See, bathing in you can't bath for 24 hours. आप तो 24 घंटे तो नहा नहीं सकते हैं। सो आप एक बार नहा लेंगे उसके बाद तो यू हैव टू आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो अटेन हो जाएगा।
और क्योंकि मैंने आपको बताया कि इट इज़ एरोसोल, बार बार मेरा आपको बताना है कि इट इज़ एरोसोल प्रोडक्शन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो वायरस कहीं पे ज़िंदा बैठा हुआ है, आपके कपड़ों में लगा हुआ है, आपकी कमीज़ पे लगा है, आपकी पैंट्स पे लगा है। सो अभी रिसेंटली आ रहा है कि जूतों में जी 7-7 दिन तक ये ज़िंदा रह रहा है। हाँ, 7 दिन तक ज़िंदा रह रहा है, बट क्या वो वायरस आपको इन्फेक्ट कर सकता है? नहीं, उस पर अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। सो प्लीज़ डू नॉट, आप डरे ना उस चीज़ से अभी के लिए तो, और बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी अभी आपको डरने की उससे ज़रूरत नहीं है। गर्म पानी से आप नहाएं या ठंडे पानी से नहाएं, एंड दैट इज़ योर विश, बट आप जब बाहर से आप आ रहे हैं तो आप हाथ धोएं, मुंह धोएं, हाथ और मुंह अच्छे से धो लें, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। सो अनदर क्वेश्चन इज कि क्या कोविड-19 पॉजिटिव हो सकता है विदाउट एनी सिम्टम ऑफ कफ और कोल्ड और फीवर? यस, हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो चाइनीज़ डाटा है उसने भी इट मेड अस वाइजर, उसने हमें समझदार बना दिया कि 40 से 60% लोगों में ही फीवर हुआ। सो काफ़ी पेशेंट्स में कुछ होगा ही नहीं, उसको उनको पता भी नहीं लगेगा कि मुझे इस तरह की कोई इलनेस हुई है। पेशेंट ऑब्वियसली वो वही लोग होने वाले हैं इस टाइम पे जो बाहर से आए हैं, बिकॉज हम अभी भी एज पर गवर्नमेंट रिकमेंडेशन वी आर इन स्टेज 2 नाउ। स्टेज 2 इज़ अभी भी हमें उन्हीं लोगों से डरने की ज़रूरत है जो बाहर से आए हैं। अभी उन लोगों, अभी कम्युनिटी टू कम्युनिटी स्प्रेड, कम्युनिटी में एक आदमी से दूसरे आदमी का जो स्प्रेड है वो डिफाइन नहीं हुआ है, दैट इज़ स्टेज 3। उसको अभी भी इंडिया में नहीं बोला गया है। तो ऐसे पेशेंट जो बाहर से आए हैं जिनको ऑब्वियसली उनको क्वारंटीन कर दिया गया था बाय इंडियन गवर्नमेंट। सो उसको बोलना कि अब वो पेशेंट्स अगर उनको हो सकता है कि वो अपने आइसोलेशन में रहे हैं, उनको सिम्टम्स नहीं भी हुए बट दे आर कोविड पॉजिटिव, इट इज़ क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। ऑब्वियसली जब ऐसा कुछ हुआ है तो उन लोगों को हॉस्पिटल में रखा गया है एंड दे हैव बीन डिस्चार्ज्ड ऑल्सो, वी हैव सच केसेस। So I think I would like to conclude this session today again on only two things. One ये कि गर्मी जो है that is going to play a very important role. So I think that is the जो already इंडिया में बहुत important role play कर रहा है. And second thing is India is maintaining very good और mortality rate अभी भी हमारे यहाँ पे कम है। रीज़न ये है कि पहली बात हम यंग पॉपुलेशन है, सेकंड ये कि गर्मी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, एंड थर्ड कि गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए हैं उसमें बहुत अच्छे से कंटेन हुआ है। थैंक यू, नमस्ते।